हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द टॉपिक आई। लास्ट वीडियो जो हमने आपको दिया था दैट वाज टॉपिक इवोल्यूशन। वहां पर हम इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो हमने कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं क्वेश्चंस के बहाने आपके टॉपिक को ब्रीफ करना चाहता हूं वो टॉपिक आपको समझ में ज्यादा आ जाए। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं कराऊंगा टॉपिक को लेकर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक में जो आपके सारांश है टॉपिक का वो आपका पूरा कवर। यस, क्वेश्चन शुरू करते हैं। द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस आउट फ्रॉम द रेटिना। तो चलिए देखते हैं। हमारी जो आंख है, यस, ये आंख एक सेंसरी पार्ट है और उस सेंसरी पार्ट का भी एक सबसे मुख्य पार्ट है रेटिना। तो रेटिना एक जगह से अपनी नर्व को लेकर एग्जिट करता है। यही सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से रेटिना अपनी नर्व को लेकर आगे बढ़ता है। इन नर्व्स को हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व। यस, क्वेश्चन आया द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई की कौन सा हिस्सा है जहां ऑप्टिक नर्व पासेस आउट। तो ये बड़ा आसान सा आंसर है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। द पार्ट इज नोन एज एन ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। सवाल ये है कि भाई, अब इतना बढ़िया पार्ट है जहां से ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती हैं ब्रेन को लेकर, तो ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस जगह पर ना तो कोई रॉड्स पाई जाती हैं, ना ही कोई कोन सेल पाई जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि नो विजुअल सेल्स, कोई विजुअल सेल है नहीं। तो आप कह सकते हैं नो इमेज फॉर्मेशन। इस जगह पर चूंकि कोई लाइट आपकी जो गिरती है उसका इमेज नहीं बनता है, इसलिए हम इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अन्य कहीं भी लाइट गिरेगी, जैसे यहाँ गिरेगी तो उसे दिखाई देगा, यहाँ गिरेगी तो उसे दिखाई देगा, लेकिन अगर लाइट रे बाय द वे इस ब्लाइंड स्पॉट पे जाती है तो दिखेगा ही नहीं। तो अब इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड रखा गया। तो आंसर तो क्लियर हो गया। द आंसर शुड बी द सी, यानी ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती हुई नजर आती है। रही बात इसमें छोटी छोटी, ये भी कर लीजिए भाई फोविया क्या होता है। तो फोविया जो है, एंड इट्स अ सेंट्रल पार्ट ऑफ मैकुला। सेंट्रल पार्ट ऑफ मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया, मैकुला ल्यूटिया हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट को, जहां पर सिर्फ कोन सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, थिन्ड आउट सेंट्रल पार्ट पोर्शन द फोविया, जहां पे जो कोन सेल्स ही पाई जाती हैं, एंड दैट गिव्स द शार्पेस्ट इमेज। आइरिस की बात करें, अभी तो आप सिर्फ इतनी बात जान लें, इट गिव्स द कलर ऑफ आई। यस, रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल आल्सो, ये भी इसका एक पॉइंट हुआ। रेगुलेट साइज ऑफ प्यूपिल, क्योंकि प्यूपिल वो जगह होती है जिससे लाइट इंटर करती है। तो कितनी लाइट इंटर होनी है, द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिसाइड, एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ आइरिस। ऑप्टिक कियास्मेटा जो है, इट्स ए पार्ट ऑफ ब्रेन कह सकते हैं, पार्ट ऑफ ब्रेन कह लीजिए, या और अच्छा आप जान सकते हैं इज ए पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ये वो जगह होती है जहां हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो क्रॉस करती हैं, कुछ ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती हैं, इसी वजह से हम बायनोकुलर विजन कर पाते हैं। बायनोकुलर विजन। तो खैर, ये हमने थोड़ी थोड़ी बातें और भी कर ली। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर सी हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट ऑफ द थ्री वॉल ऑफ द आई बॉल इज एज। अब पहली बात आती है, सेंट्रीपीटल वर्ड से तो हम वाकिफ हों। तो जो सेंट्रीपीटल का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर आप चलते हैं तो
आपके पास लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो अगर आई बॉल को देखा जाए तो आई बॉल जो है वो कुल 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर की एक लेयर है, दूसरे नंबर की भी लेयर हम आपको ऐसे बना देते हैं, कलर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे कई सवाल आने हैं। फिर एक तीसरी लेयर भी है, यानी कुल मिला के आपके पास 3 लेयर हैं। इन तीनों लेयर से वाकिफ हो जाइए। सबसे बाहर वाली जो लेयर कहलाती है वो आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर कहलाती है। इस फाइब्रस लेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्निया कहलाता है, ट्रांसपेरेंट है, एंटीरियर पार्ट है, और ये स्क्लेरा जो होता है ये वाइट दिखाई देता है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो पिगमेंटेड होता है और वैस्कुलर होता है। तो आप कह सकते हैं पिगमेंटेड एंड वैस्कुलर लेयर। अब पिगमेंटेड एंड वैस्कुलर लेयर को देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक पार्ट कोरोइड है, दूसरा पार्ट सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी, और तीसरा पार्ट है आइरिस। ये मिडिल लेयर हुई। और सबसे अंदर की जो पार्ट होता है वो न्यूरल लेयर पाया जाता है। न्यूरल लेयर जिसे आप चाहें तो रेटिना के नाम से भी जता सकते हैं। एक और बात, इतनी बात कर ली तो और भी सुन लीजिए। फाइब्रस लेयर है तो ऑरिजिन इसकी मेसोडर्मल होनी चाहिए। पिगमेंटेड वेस्कुलर लेयर है तो इसकी भी ऑरिजिन मेसोडर्मल होनी चाहिए, इसकी ऑरिजिन एक्टोडर्मल होनी चाहिए। इसलिए जब आंख की बात आती है तो पूरे आंख की बात करें तो कहते हैं एक्टो मेसोडर्मल ऑरिजिन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा जाए मोस्ट पार्ट ऑफ आई तो आप देख पा रहे हैं 3 में से 2 लेयर हमारी मेसोडर्मल है, इसलिए मोस्ट पार्ट जो है वो मेसोडर्मल ही कहलाएगा। अब आपका आंसर काफी पहले आ चुका है। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ द 3 वॉल लेयर ऑफ द आई बॉल इज एज फॉलोज। तो अब हम बाहर से अंदर की तरफ अगर चलने की कोशिश करें तो सबसे बाहर हमको स्क्लेरा मिलेगी, फिर कोरॉइड मिलेगा, और फिर रेटिना मिलेगी, यानी स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। इस लिहाज से आंसर नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू ई। यानी आंख के अंदर कितनी लाइट अंदर जानी है ये कौन डिसाइड करता है। तो बार बार हमें वही आंख की फोटो आपको एक रफली दिखानी पड़ रही है, दिस। तो जब हम सेकेंड लेयर बनाते हैं, मिडिल लेयर, तो वी मेक द आइरिस। आगे की तरफ आप देखें तो एक आइरिस बनाते हैं। इसी आइरिस के जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आता है इसी को प्यूपिल कहते हैं। यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, कई बार बच्चे को लगता है कि हमारे पास आइरिस 2 पाई जाती है। सर आइरिस 2 नहीं होती है। अगर आइरिस को देखें तो आइरिस इज लाइक दिस। हम इसको ऐसे करके दिखा दें तो बीच वाला पोर्शन देखिए जो खाली दिखाई दे रहा है, एंड यस आइरिस तो ये है, दिस पार्ट, दिस इज द आइरिस। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये प्यूपिल है। क्योंकि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं तो सामान्यतः इसका ऐसे सेक्शन काटते हैं, इसलिए ऊपर थोड़ा सा आइरिस बना के दिखाते हैं, नीचे आइरिस बना के दिखाते हैं। इसलिए प्लीज ये मत समझिएगा आइरिस 2 होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइरिस इज नोन एज एन प्यूपिल। ये वाला हिस्सा प्यूपिल है और इसी प्यूपिल के रास्ते लाइट अंदर जाती है। यानी प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, और ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो कम लाइट अंदर जाएगी। तो यस, तो पॉइंट आया कि विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट कह लीजिए या कह लीजिए साइज ऑफ प्यूपिल को कौन रेगुलेट करता है। योर आंसर इज आइरिस। बिकॉज आइरिस जो है ये बना तो स्मूथ मसल से होता है, एक्सेप्शनली एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, लेकिन अंडर कंट्रोल ऑफ एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये इसे रेगुलेट करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ब्राइट लाइट हो, काफी चकाचौंध वाली रोशनी हो, तो हमारे पास ये प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। प्यूपिल गेट स्मॉलर। यस, दैट्स अ फंक्शन ऑफ आइरिस। ताकि वो कोशिश करेगा
कम से कम लाइट अंदर जाए। लेकिन अगर वो डिम लाइट है, थिंक अबाउट द लालटेन, बहुत कम रोशनी अगर होगी तो उस समय प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाता है। डायलेट, यस, जिसकी ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। खैर, हम इनको बता दें, कॉर्निया जो है ये आपके आउटर फाइब्रस लेयर के सबसे बाहर की एंटीरियर साइड की लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, इसलिए किसी की भी कॉर्निया किसी को भी लगाई जा सकती क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जो है नहीं होता। सिलरी बॉडी को जान लें, इसमें दो पार्ट हैं, एक सिलरी प्रोसेस होता है और एक सिलरी मसल्स होता है। सिलरी प्रोसेस वाला हिस्सा जो है दैट विल सिक्रीट द इक्वस ह्यूमर, ये इक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन करता है। और सिलरी मसल जो है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब कि नियर विजन और फार विजन के लिए आंखों को वो रेगुलेट करती कि कब हमें नजदीक देखना है, कब हमें दूर देखना है। लेंस, लेंस यहाँ पर पाया जाता है, ये ट्रांसपेरेंट एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, इसीलिए लेंस के साइज को, शेप को हम थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं ऑन द डिमांड। खैर, ऑलरेडी आंसर आ चुका है, आंसर वाज द अगेन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैविटी ऑफ विट्रियस ह्यूमर इज सैचुरेटेड। अब फिर से अपने उसी पॉइंट को डायग्राम में अगर देखें, ये हमारा यस आई बॉल रहा, इसमें ये लेंस रहा, दिस। तो विट्रस ह्यूमर यहां पर पाया जाता है और इक्वस ह्यूमर यहां पर पाया जाता है। तो अगर विट्रस ह्यूमर कहा गया तो लेंस और रेटिना के बीच में जो जगह पाई जा रही है उसी के बीच में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कहते हैं तो आंसर तो बिहाइंड द लेंस हुआ। इन फ्रंट ऑफ लेंस की बात करते तो यहाँ इक्वस ह्यूमर होता, बिहाइंड द रेटिना की बात करते तो यहाँ कोरोइड होता, और अगर बिटवीन रेटिना एंड स्क्लेरा की बात कर रहे हैं तो अगेन फिर कोरोइड होता, यस। तो आंसर पूरा हो गया हमारा विट्रस ह्यूमर। सर, ये जो विट्रस ह्यूमर है ये काफी जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, जिलेटिनस, गाढ़ा सा, एकदम काफी गाढ़ा सा। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड दैट इज ए कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। आपको ध्यान हो ये पॉलीसेक्राइड है, दिस वन, यस, ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, द पार्ट ऑफ आई विच एक्ट लाइक ए डायाफ्राम इन द फोटोग्राफिक कैमरा। अब ये फिजिक्स का सवाल है, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर डायाफ्राम पाया जाता है और डायाफ्राम का काम होता है इट रेगुलेट्स amount of light, amount of light that enters, that enters in camera to form image। यानी डायाफ्राम का काम यही होता है कि वो लाइट को रेगुलेट करे, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए अभी आपने पढ़ा वी मस्ट हैव एन आइरिस एंड दैट विल रेगुलेट। तो आइरिस एक्ट एज ए डायाफ्राम। जैसे जब डायाफ्राम आप पढ़ेंगे तो ये पूरा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के बीच में छेद होता है, तो ये डायाफ्राम को ही एडजस्ट किया जाता है तो छेद एडजस्ट हो पाता है। थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, कुछ बच्चों को लगता है प्यूपिल एक्ट एज ए डायाफ्राम, नो, दिस इज द डायाफ्राम। तो ये काम तो हमारे लिए आइरिस की तरह हुआ। इसका जो बीच में हम छेद की बात कर रहे हैं, जो बीच में ओपनिंग पाई जा रही है, दैट विल एक्ट एज ए प्यूपिल। यस, आंसर हमारा पहले ही आ चुका है और लेंस और कॉर्निया की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आई इज। अगेन फिर से आंख बना के देख लें हम, लेंस और कॉर्निया की बात करें, आगे वाली बात करें तो अभी हमने आपसे कहा इक्वस ह्यूमर है। अब सवाल आया, आंसर तो आ गया भाई, आंसर की बात तो हो गई,
लेकिन सवाल आया इक्वस ह्यूमर आता कहाँ से है? तो जो हमारे पास सिलरी प्रोसेस है, सिलरी प्रोसेस वही इक्वस ह्यूमर बनाता है और बना करके सबसे पहले पोस्टीरियर चैम्बर का मतलब क्या हुआ? द स्पेस बिटवीन द आइरिस एंड द लेंस, इसमें डाल देता है, इस हिस्से में। पोस्टीरियर चैम्बर में सबसे पहले आएगा, फिर ये प्यूपिल के रास्ते होता हुआ सर यहाँ जाएगा और उसके बाद कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, जहाँ पे कॉर्नियोस्क्लेरा मिलते हैं, उस जंक्शन से ये ड्रेन आउट हो जाता है। यानी लगातार ये बनता रहता है और लगातार निकल जाता है। इसके दो काम होते हैं। पहला, इट न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू लेंस एंड कॉर्निया, क्योंकि एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस दिस वन एंड कॉर्निया दोनों ही नॉन वैस्कुलर होती हैं। फिर दूसरा काम है, इट प्रेशर मेंटेन्स प्रेशर कहाँ पर? बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, इन दोनों के बीच में दबाव बनाए रखता है। यही सवाल यहाँ बढ़ जाता है, अगर कभी यही वाला जो प्रेशर है ये काफी ज्यादा बढ़ जाए तो दैट लीड टू अ डिजीज एंड दैट इज नेम्ड एज एन ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया के नाम से जानते हैं। चलिए, काफी आगे हम लोग बढ़ गए, लेकिन हमारा आंसर तो कब का आ चुका है। तो यही हम चाहते हैं कि भाई आप जब भी प्रैक्टिस करें तो टॉपिक को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। Next, question number 7. What the correct sequence of the part of eye that light ray crosses the reaching the retina? जाहिर है इमेज का फॉर्मेशन तो तभी होगा जब आपकी लाइट यानी प्रकाश की किरण जो है वो रेटिना तक पहुंचे। तो सबसे पहले कौन सी लेयर मिलेगी जिसको क्रॉस करना होगा? तो सबसे पहले की बात कर लें तो सबसे पहले लाइट हैज टू फॉल ऑन द कॉर्निया। सबसे पहले तो कॉर्निया पे जाना पड़ेगा उसे, इसे क्रॉस करना होगा। फिर वो इंटर करेंगे यहाँ पे इक्वस ह्यूमर, पानी भरा हुआ है। फिर इट हैज टू क्रॉस द लेंस, इक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल के रास्ते लाइट रे अंदर जाएगी और लेंस को क्रॉस करना होगा। यस, और लेंस के बाद फिर विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करना होगा। देन इट विल रीच टू द रेटिना, यानी पहले कॉर्निया, फिर विट्रस ह्यूमर, सॉरी इक्वस ह्यूमर। तो कॉर्निया से शुरू करिए, देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है इस जगह पे, एंड दैट शुड बी द लेंस। यस, तो कॉर्निया, इक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर, ये ज्यादा सही आंसर दिख रहा है। हाँ, इन्होंने रास्ते में सर प्यूपिल का भी एक जिक्र कर दिया, यानी यहाँ से जब हम इंटर करेंगे तो जाहिर है प्यूपिल से ही आपको जाना पड़ेगा, आइरिस से हम नहीं जा सकते, इसलिए दिस वाज द करेक्ट आंसर। अब इसमें जरा रिफ्रैक्टिव मीडिया को देख लीजिएगा। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव मीडिया तकरीबन 1.38, इक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव मीडिया तकरीबन 1.33, लेंस का रिफ्रैक्टिव मीडिया तकरीबन 1.4, विट्रस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव मीडिया 1.34। तो जब भी लाइट रे यहाँ से गुजरती है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स इन द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया में इंटर करने के लिए लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर। तो हमारी फिजिक्स कहती है जब भी कोई लाइट रे एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो वो लाइट अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, लेकिन कितना रिफ्रैक्ट होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कितना है। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता नहीं है, हम लोगों ने इसे 1 मान रखा है। तो यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होता है, 0.38। उसके अलावा जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं या यहाँ से होते हुए लेंस तक पहुँचते हैं, फिर विट्रस ह्यूमर तक, इन हर जगह पर रिफ्रैक्टिव मीडिया में जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर विजुअल पर्पल पिगमेंट इज कंसर्न विद, तो पहले जान लें सर विजुअल पर्पल हम कहते किसको हैं, क्योंकि हमारी आदत जो पड़ी है हमेशा रोडोप्सिन बोलने की पड़ी है। विजुअल पर्पल इज द नेम ऑफ रोडोप्सिन। वैसे इसका एक नाम और है, आप शायद परहेज करते हो उस नाम से, एंड दैट इज स्कोटॉप्सिन। आप रोडोप्सिन कह दो या स्कोटॉप्सिन कह दो, दोनों सही है। तो ये विजुअल पर्पल है। ऐसे दूसरा नाम भी जान लें, दैट्स ए विजुअल वॉयलेट। जो विजुअल वॉयलेट है इट इज द नेम ऑफ आइडोप्सिन, जो कौन सेल्स में पाया जाता है, आइडोप्सिन। यस, इट इज फाउंड इन द रॉड और यस इट इज फाउंड इन द कोन्स। आंसर तो शायद आ गया होगा। विजुअल पिगमेंट इज कंसर्न विद, तो जब रोडोप्सिन का ही दूसरा नाम है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यस कलर ऑफ आई तो हो नहीं सकता, कलर ब्लाइंडनेस हो नहीं सकता है। अब सवाल आया परसेप्शन ऑफ इमेज या फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो महसूस वाली बात नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, लेकिन कब, यस दैट इज इन द, इन डिम लाइट, जब रोशनी कम होगी तब के लिए हम ऐसा कह पाते हैं। तो इसलिए दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यही बात इनके लिए करते हैं हम, विजुअल वॉयलेट यानी आइडोप्सिन के लिए, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द डे लाइट, डे बोले तो ब्राइट लाइट, और प्लस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन ऑल्सो। ट्राइक्रोमैसी थ्योरी दी गई है, ये कौन सेल्सी कलर के लिए जिम्मेदार है। जहां पे कौन्स नहीं पाई जाती हैं, अगर कौन्स एब्सेंट हैं तो नो कलर विजन, किसी प्रकार का कलर संभव नहीं है। हाँ, दे आर विजुअल पिगमेंट इज कंसर्न विद फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ये भी नहीं हो सकता। कलर ऑफ आई, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा जिम्मेदार है, कलर ऑफ आईज के लिए आपके पास आइरिस जिम्मेदार है। इसलिए हम आंसर में दैट इज डी करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हैज एन ब्लू आईज। बहुत जगह देखा जाता है कि फला आदमी की आंखें ऐसी हैं तो नीली आंखें, तो आंखों का जो कलर है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आइरिस, आइरिस। हालांकि जो मिडिल लेयर है वो टोटल पिगमेंटेड है, लेकिन जो विजिबल मिडिल पार्ट है, विजिबल पार्ट ऑफ मिडिल लेयर, जो बीच वाली पिगमेंटेड वेस्कुलर लेयर है वो यही है। हालांकि ये पिगमेंट कोरॉइड में भी है, सिलरी बॉडी या प्रोसेस में भी है, लेकिन यही नजर आता है। दैट मीन्स द आइरिस इज ऑफ ब्लू कलर। दिस किसी रेटिना कलर्ड होती नहीं, सवाल नहीं उठता। कोरॉइड रिफ्लेक्स ब्लू लाइट, ये भी बात नहीं कह सकते। आई लैशेस का कोई रोल होता नहीं है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। एक सवाल आता है वाइट ऑफ आई, आंखों में सफेद क्या है, तो आंसर होता है इसका स्क्लेरा। दूसरा शब्द आता है जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया, कलर ऑफ आई, तो आंसर है एंड दैट इज आइरिस। और एक पॉइंट आता है दैट इज अ रेड आई। सर रेड आई जो है ये बीमारी है एंड इट इज नेम्ड एज एन कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। यस, इसी को हिंदी में लोग कहते हैं आंखें आ जाना। आंखें पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों शब्द फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोन्स आर प्रेजेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। एक्चुअली ये जो थ्योरी दी गई है उसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्रोमैसी थ्योरी, ट्राइक्रोमैसी थ्योरी। इनका कहना है इस थ्योरी का कि 3 प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पिगमेंट अलग हैं। कोन्स विद इराइथ्रोलेबल, एक पिगमेंट जो है वो रेड कलर के प्रति बहुत सेंसिटिव है। दूसरा है
कोन्स विद क्लोरो लेवल, और तीसरा है कोन्स विद साइनो लेवल। ये जो हम आइडोप्सिन पिगमेंट कहते हैं उन्हीं के अलग अलग नाम बता रहे हैं। सर वो सेंसिटिविटी पर है, ये बेसिकली जो है वो रेड कलर के लिए सेंसिटिव है, ये बेसिकली ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव है, और ये बेसिकली ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव है। सामान्यतः ये वाली कोन सेल सबसे कम होती हैं 10%, ये 45% होती हैं, और ये भी 45% ही होती हैं। लेकिन अगर आप पूरी बात लिखना चाहें, दे आर सेंसिटिव फॉर violet, indigo and blue, and they are sensitive for green and yellow, and they are sensitive for yellow, orange and red. अब वो जिस प्रकार की कौन सेल को स्टिमुलेट करेंगी उस प्रकार का आपको कलर का परसेप्शन होने लगेगा। तो बात यही कही जा रही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोन, तो आंसर 3 टाइप्स ऑफ द कोन, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्राइक्रोमेसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। जो सिलरी मसल्स हैं हमारी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकोमोडेशन ऑफ आई बॉल। एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब जान लें, दैट इज इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर नियर या फार विजन, निकट देखने के लिए या दूर देखने के लिए अपने आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को हम बदल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमको निकट देखना है, नियर विजन करना है, तो अगर आप कभी बहुत नज़दीक रख करके पढ़े, जैसे आप इस समय मोबाइल ही देख रहे हो, तो उस नियर विजन में हमेशा आपकी आंखें दर्द करती हैं, क्योंकि एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस तो हम तब कहेंगे ना जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, तो यहाँ पर हमारी सिलरी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाता है, और उसके रिलैक्स होते ही लेंस जो है उसकी कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है। कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाने का मतलब होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो घट जाती है, मीन्स पावर बढ़ जाती है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट भी जान लें, हम अगर फार विजन की बात करें, दूर देखने की बात करें, यस फार विजन, तो फार विजन हमेशा पैसिव प्रोसेस है। आप किसी भी चीज को दूर रख के देखें तो ज्यादा आपको आंखों में तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होती हैं, तो दर्द नहीं होगा। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने से जो हमारा लेंस है, यस, इसकी कॉन्वेक्सिटी घट जाती है। कॉन्वेक्सिटी घट जाने की वजह से यस उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इन दोनों पॉइंट को देख पाए, एक्टिव या पैसिव जो प्रोसेस हम कह पाते हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स। कभी आप सस्पेंसरी लिगामेंट को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हाँ, तो ये हमारे पास जो आंखों की सिलरी मसल्स है इसकी मदद से हम लेंस का जो पावर है वो 14 डायोप्टर तक चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अब पावर हमने बोला, आप लेंस भी समझ सकते हैं, फोकल लेंथ भी, तो समय के साथ घटने लगता है। जब हम 40 या 50 साल के होते हैं तो जो हमारी एकोमोडेशन पावर है ये काफी घटने लगती है। द टर्म इज नोन एज प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा सर, इसी को हम ओल्ड आई के नाम से जानते हैं। ये बुजुर्ग आंखें कहलाती हैं जिनका करेक्शन हमेशा हम बाईफोकल लेंस से ही कर पाते हैं। तो आंसर तो आ गया है हमारा, आंसर बताया नहीं हमने कि इनका फंक्शन क्या हुआ। तो इनका फंक्शन है, द पहला तो नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल व्हेन वन मूव इन द सनलाइट, गलत है आंसर ही ये तो। फिर दूसरा, टू कीप द लेंस इन पोजीशन,
to rotate the eyeball to change the shape of eyeball. इस लिहाज से इसमें देखा जाए तो सर चारों ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब इसमें अगर हमें कहीं करना होता तो लेंस की पोजीशन में कभी बदलाव नहीं होता, तो ये भी गलत है, कंफ्यूजन। अगर हम यहाँ पर आईबॉल की जगह लेंस दिया होता तो सही हो जाता, ये ध्यान रखें। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा सवाल भी शामिल किया जिसके चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ऐसी गुंजाइशें एग्जाम में हो सकती हैं। तो मैंने इसीलिए रखा कि क्योंकि मैं जब क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चा तुरंत आंसर लगाने की बात करता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई आंसर इसमें से ना हो। क्या, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइरिस ऑफ एन आई इज एन एक्सटेंशन ऑफ। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर, यस, मिडिल वैस्कुलर और पिगमेंटेड लेयर थी, वैस्कुलर भी थी और पिगमेंटेड भी थी, पिगमेंटेड लेयर। तो इसके तीन पार्ट थे। एक पार्ट था कोरोइड जो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में है। दूसरा पार्ट कहा ये सिलरी बॉडी का पार्ट है। सिलरी बॉडी में भी हमने कहा दो पार्ट हैं, एक सिलरी प्रोसेस का पार्ट है और एक सिलरी मसल्स का पार्ट है, और तीसरा पार्ट है आइरिस का, यस, जिसका सेंट्रल पार्ट प्यूपिल होता है, जिसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई। आपकी आंखों में जो कलर हम बाहर से देख पाते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार यही है। तो हमारा आंसर आ गया, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ। तो यस, मिडिल लेयर, आप कोरोइड कह सकते हो, सिलरी बॉडी कह सकते हो। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कोरोइड ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which the following is not the basic color of the trichromatic vision। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया, यस, कि तीन हमारे बेसिक कलर यानी पिग सेंसिटिव हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसी पर आधारित आपका अगला सवाल भी है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कलर ऑफ द यस ट्राइक्रोमेटिक विजन। तो हमने पढ़ा कि रेड इरेथ्रोलेबल, क्लोरोलेबल यानी ग्रीन और साइनोलेबल यानी ब्लू, यही तीन कलर हैं। इसके अलावा और कोई कलर नहीं है। तो इसका मतलब येलो, येलो के लिए हमारे पास कोई बेसिक कलर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम येलो डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये गलतफहमी मत पालिएगा। जो रेड के प्रति सेंसिटिव था वो येलो, ऑरेंज और रेड तीनों के लिए था। सर जो ग्रीन के प्रति सेंसिटिव था वो ग्रीन और येलो दोनों के लिए सेंसिटिव था। जो ब्लू के प्रति सेंसिटिव है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसी बात कह रहा हूं कि येलो के परसेप्शन नहीं है, येलो का परसेप्शन तो है, लेकिन जो आपने बेसिक कलर की बात की है तो बेसिक कलर तो तीन ही थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय। पीछे के सवाल में हमने ये बात कही थी, आइरिस। प्यूपिल जो आपके अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है, लेकिन वो इनको रेगुलेट करता आइरिस को। आइरिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जहां आप पढ़ते हैं एक सिंपैथेटिक होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक है। तो यहाँ पे लोग सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होने पर हमारी जो प्यूपिल होगी वो डायलेट कर जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जाए, और यहाँ पर प्यूपिल जो है and that will remain in the normal position, जैसे यानी लौट करके फिर अपनी स्थिति में आ जाती है। आंसर तो आ गया आपके पास, डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय आइरिस। नेक्स्ट, फोबिया परसीव्स। तो पहले जान लें, हमने अभी आपसे कहा था कि हमारी आंख में पोस्टीरियर पोल पर एक येलो रंग का स्पॉट पाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं मैकुला ल्यूटिया। वैसे मैकुला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप रास मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो मैकुला डेंसा आता है, कान पढ़ते हैं
तो मैकुला यूट्रिकुलस और मैकुला सैकुलस आता है। तो इस जगह अगर हम देखें तो मैकुला ल्यूटिया जो है तो येलो कलर का, तो भी हम इसको येलो स्पॉट भी कहने को तैयार हैं इस जगह पे। लेकिन एक और बात कि सर मैकुला ल्यूटिया के पास ओनली कोन्स, सिर्फ कोन पाए जाते हैं बस, इसलिए प्लेस ऑफ शार्प विजन। तो आपको लगे यार पूछ कुछ रहे थे बता कुछ रहे हैं, तो ये इसके बैकग्राउंड में है। इसी मैकुला का जो सेंट्रल थिंड पोर्शन है, थोड़ा अलग सा पोर्शन दिखाई देता है, और उसी को हम लोग नाम देते हैं इस, ये जो अलग सा दिखाई दे रहा है दैट इज का नाम है फोविया सेंट्रलिस। अब आप कहोगे मैकुला के अंदर है, तो बिल्कुल अंदर है, तो सही बात है। यस, इसमें भी पॉइंट है ओनली कोन्स, बट स्लाइट ऑब्लिक, थोड़ा तिरछा होते हैं, स्लाइट ऑब्लिकली प्लेस्ड। अब ऑब्लिकली प्लेस्ड होने का फायदा क्या मिलता है इनको? इसका फायदा फिजिक्स के हिसाब से मिल पाता है, तो जो इमेज है हमारी इस जगह पर वो थोड़ी मैग्नीफाई हो जाती है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि मैकुला में इमेज साफ नहीं दिखती, यानी बट दिस इज द प्लेस ऑफ शार्पेस्ट विजन। सबसे बेहतरीन यही दिखता है, शार्पेस्ट विजन। तो यस, मैकुला परसीव्स, तो कैसा, और सिर्फ कौन सेल्स हैं, और सिर्फ कौन सेल्स हैं, तो जाहिर है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एज वेल एज इन द ब्राइट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रोडोप्सिन इट गेट्स। अब जरा रोडोप्सिन को समझ लें। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जिसे विजुअल पर्पल कह रहे थे, जो हमारी रॉड में पाया जाता है। अगर हम रोडोप्सिन को देखें तो इसके दो पार्ट हैं, एक कहलाता है ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन, दूसरा पार्ट कहलाता है दैट इज रेटिनल। अब रेटिनल क्या है? इट इज एन एल्डिहाइड फॉर्म, अल लगा हुआ है तो आप समझ जाते, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए का मतलब दैट इज रेटिनॉल, दिस वन। लेकिन जो हमारे पास ये रेटिनल है, ये दो रूपों में पाया जाता है, एक सिस फॉर्म में और दूसरा ट्रांस फॉर्म में, यानी सिस और ट्रांस दो फॉर्म है। लेकिन खास बात, जब हमारा रेटिनल सिस फॉर्म में होगा, रेटिनल दिस, तभी वो ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़ सकता है। अगर वो ट्रांसफॉर्म में चला जाए तो बॉन्ड नहीं जुड़ेगा। तो जैसे ही कोई लाइट रे, डिम लाइट इसके ऊपर गिरती है, डिम, तो डिम लाइट इज व्हाट, इट्स ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये जो सिस रेटिनल है इट चेंजेस इनटू द ट्रांस रेटिनल, तो ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होने का मतलब ऑप्सिन अलग हो गया। जब ऑप्सिन अलग हो गया रेटिनल से, तो क्या है का रेडॉप्सिन, तो हम लोग कहते हैं यार ये तो यार पिगमेंट ही गायब हो गया। द टर्म इज ब्लीचिंग, यही फिनोमिना कहलाता है ब्लीचिंग। आपका आंसर यहाँ पे आ गया कि जब कोई लाइट रे, कोई लाइट रे का मतलब डिम लाइट से था, वो हमारे रेडॉप्सिन पिगमेंट पे गिरती है तो क्या होता है, तो ब्लीच हो जाते। फिर आगे आप पढ़ते होगे कि यही हमारा ट्रांस रेटिनल डार्कनेस में विटामिन, जब एकदम अंधेरा सा होगा, यस, और विटामिन ए की प्रेजेंस में रीजनरेट हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं रीजनरेट होगा, और जब रीजनरेट नहीं होगा तो उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जान पाएंगे। यस, हमने कुल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो हमारी तरफ से आई को लिए हमने कुल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए, 16 क्वेश्चंस। तो ये मैं छोटा छोटा कोशिश कर रहा हूँ। अब कोशिश हम करते हैं लेकिन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है ना, तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम आपके लिए वीडियो दे पाएँ। फिर से स्थितियाँ वैसे ही बदल रही हैं, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चंस कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे देता रहूँ। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा करिए, जिसमें ये मत सोचा करिए कि सवाल मुझे आता है या नहीं। मैं एक्चुअली क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही मायने में नहीं करा रहा हूँ,
मैं सही मायने में क्वेश्चन के बहाने टॉपिक को समराइज कर रहा हूँ। फिर एक अंतिम बात कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो दे सकते हैं। हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है जो फ्री हम कॉस्ट कराते हैं। एक ऐप है हमारा, एंड यस द नेम इज द, हमारा ही नाम लिखिएगा प्ले स्टोर पे जाके, डॉक्टर कमलेश नारायण। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो यू विल गेट अ सब्सिडरी कोर्स ज़ूलॉजी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और ज़ूलॉजी सब्सिडरी कोर्स में ऐड हो जाएंगे। और इसी में हर ट्यूसडे और सैटरडे एक टेस्ट असाइन होता है और वो टेस्ट आप दे सकते हैं। उसका सिलेबस भी आपको वहीं नोटिफिकेशन में मिल जाता है। लेकिन इस अपने ऐप के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो लोग अपने हमारे क्लास के वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, क्लासरूम वीडियो क्लास लेक्चर्स, वो देख सकते हैं। तकरीबन सारे नोट्स होंगे, हमारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं उस जगह पर। बहुत सारा प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो इस तरफ भी काम कर सकता है, प्रैक्टिस शीट्स भी देख सकता है। खैर, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप बेहतर से बेहतर करें, कोई हड़बड़ी मत रखें। देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा हम सोचते हैं कोई ऐसी चीज़ बता दी जाएगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बच्चा यूट्यूब पे सिर्फ यही सर्च करता है कि कोई ट्रिक बताई जाए, कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे हम कम से कम समय में पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो ये एकदम अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिएगा, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ये जानते आप भी हैं, लेकिन फिर भी सर हमारी फितरत होती है, हम सोचते हैं कुछ बचत हो जाए, हमारी मेहनत बच जाए, ये जानते हुए कि सर इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अपने मन के अंदर गलत भावनाएं मत लाएं, कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी सच में हार नहीं होती। गुड लक, गुड लक।